बेटा हमने कल प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगा लिया था। अब फिर हमको क्या करना है, हमसे बेटा ये बोला गया था कि ये जो आपको दिख रहा है फेस कर्व सरफेस, जैसे लाइट यहाँ पे गई, इस कर्व सरफेस को मैं कुछ नाम दे दूँ। जैसे मैं इस कर्व सरफेस को बोल दूँ सपोज दैट ए बी सरफेस, ये जो ऊपर कर्व सरफेस दिख रहा है, पी पॉइंट पे आप देख रहे हैं लाइट इंसिडेंट हुआ है। अब बोला गया है कि आप ये बताओ कि यहाँ से लिखा है, लिखा है द लाइट एंटरिंग थ्रू द फ्लैट सरफेस ऑफ द रॉड डज नॉट क्रॉस द कर्व सरफेस। अब सोचो पी पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है और उसको क्रॉस ना करे, इसका मतलब यही हो सकता है ना कि इस सरफेस पे टी आई आर हो जाए। बताओ बेटा सही है? यस सर। अच्छा, अगर इस पे टी आई आर हम कराना चाहते हैं, किस वाले फेस पे? ए बी फेस पे, दैट इज कर्व फेस। तो क्या लगता है जो आर एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और इस आर डैश को किससे बड़ा होना चाहिए? थीटा क्रिटिकल से। बराबर भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए? बड़ा ना। बराबर भी आप चाहे तो बराबर डाल दें। बताओ बेटा, आर डैश अगर ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी हुआ, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो लाइट एंट्री कर रही है पी पॉइंट पे, वो कर्व सरफेस से बाहर नहीं निकलेगी? अगर आर डैश थीटा सी के बराबर हुआ, ऐसे इसके पैरेलल चली जाएगी। और अगर बड़ा हुआ तो जाहिर सी बात है टोटली रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी, लेकिन कर्व सरफेस को क्रॉस करके इधर से इधर नहीं जाएगी। क्या बताओ बेटा, आप लोग एग्री हो इस बात से? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब अगर कंडीशन को हमको फुलफिल करना है तो हमको कर्व सरफेस पे क्या कर देना चाहिए? टी आई आर कर देना चाहिए। तो हमें लिखा है टी आई आर कर्व सरफेस, इसका नाम भी बोल देते हैं हम ए बी, चूंकि नाम दे रखे हैं। तो बेटा इस पे हम टी आई आर करवा देते हैं। टी आई आर के लिए जरूरी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज आर डैश, वो क्या होना चाहिए? वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए साइन, या ऐसे बोल देते हैं थीटा सी से हमने रिलेट किया तो थीटा से ये होगा बेटा। आर डैश को यस थीटा सर। से, थीटा से क्या है? क्रिटिकल एंगल, उससे बड़ा या बराबर होना चाहिए। सही है यहाँ तक? अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देता हूँ। अगर साइन अप्लाई करा तो इधर हो जाएगा साइन आर डैश शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा सी। अब ये क्यों अप्लाई करा है? क्योंकि साइन थीटा सी की हमको वैल्यू मालूम होती है, ये होती है म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। अब बताओ बेटा, रेयरर के नाम पे यहाँ पे एयर है, क्या एग्री है सब लोग? यस सर। और डेंसर के नाम पे ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन हमको बताना है, तो म्यू टू की जगह पे एन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक रिलेशन ये मिल गया कि जो साइन आर डैश होना चाहिए वो जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 1/n से। बताओ बेटा, यहाँ तक सब लोग एग्री हैं? सही है? जी सर। अब बेटा मैं क्या करने वाला हूँ, जैसा कि हमने कल बात भी करी थी कि मैं इक्वेशन नंबर 1 देख लिया, इक्वेशन नंबर 2 देख लिया, बस मुझे करना ये है कि मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज करके एन को, अभी देखो एन किससे रिलेटेड है? आर डैश से। जाहिर सी बात है आर डैश इक्वेशन नंबर 1 के आर से रिलेट हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं ट्रायंगल बना हुआ है। और अगर ऐसा हुआ तो मिला जुला के हमारा जो एन है बेटा वो आई से रिलेट हो जाएगा, नहीं? और मुझको यही करना है, अपने एन को आई से रिलेट करना है। बताओ बेटा, क्या इक्वेशन नंबर 1 2 के यूज से हम ऐसा कर सकते हैं? यस सर। तो करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे जो साइन आर डैश है, इसमें आर डैश की वैल्यू लिखता हूँ। देखो आप, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, कल ही लिख रखा था, आज भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो बेटा, आर डैश प्लस आर 90 हुआ, तो क्या लगता नहीं है कि अगर मैं आर डैश लिखना चाहूँ दैट विल बी 90 माइनस आर? आया क्या? दो लोग हैं जिनको एडमिट करना है। बताए बेटा कि क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो आर डैश है, जो आर डैश है वो हो जाएगा 90 माइनस, या सही है ना? यस आर सर। डैश जो है ऊपर हमने यहाँ लिखा है आर डैश प्लस आर इक्वल टू 90, तो आर डैश क्या हुआ? 90 माइनस आर, तो ये हमने लिख लिया और ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ पे हुआ साइन आर डैश मतलब 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n। इसी को आगे फर्दर प्रोसीड किया। अब साइन 90 माइनस आर, पहले 90 है तो कॉस हो जाएगा, आर हो जाएगा, और साइन 90 माइनस आर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, तो क्या साइन 90 माइनस आर को मैं कॉस आर लिख सकता हूँ?
Yes, sir. Yes, sir. देख लिया। अब देखो बेटा आर आ गया, आर आ गया तो हमारा आई भी आ जाएगा, पर उसके लिए जरूरी है कि कॉस को आर से रिलेट किया जाए, मतलब कॉस आर को साइन आर से रिलेट किया जाए, तभी तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन एन। तो रिलेट करते हैं बेटा, हम ये वाला रिलेशन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, या यहाँ पे आर लिखा है तो आर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर शुड बी इक्वल टू 1। बताओ बेटा ये होता है। तो यहाँ से अगर मुझको कोई Yes, कहे sir. कि कॉस आर बताओ तो मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर Sin इसका square. रूट। बताओ भाई ये क्या ज्यादा किनारे तो नहीं हो गया, ये आपको दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है सर. ये मैं इसको थोड़ा सा और आपके इधर पास में कर देता हूँ, आप देख लें। क्या बेटा ये लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो कॉस आर क्या हो जाएगा भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर आर इसका रूट हो जाएगा। बताओ सही है? यस सर। तो मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करा तो कॉस आर की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर इसका रूट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एन। सही है। अब बेटा इसके आगे मैं फर्दर यहाँ से प्रोसीड कर रहा हूँ, यहाँ से लिखते लिखते बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये हो गया। अब बेटा यहाँ से जैसा ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हमको साइन आर लिखना हो दैट विल बी साइन आई अपॉन एन। ये ऊपर से ही हो जाएगा बेटा इस लाइन से, इक्वेशन नंबर 1 से साइन आर हो जाएगा साइन आई बाई एन। अब मैं यही साइन आर जो देख रहा हूँ यहाँ पे इसी वैल्यू को लिखना है, लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर हो जाएगा साइन स्क्वायर आई अपॉन एन स्क्वायर। ये तो हो जाएगा इस वैल्यू की जगह पे, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एन। तो हमारा एन और आई आपस में रिलेट हो गए यहाँ तक। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई करने में क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ। तो देखो पहला टर्म तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, और नीचे आपको दिखने लगेगा बेटा एन स्क्वायर, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी स्क्वायर होकर बराबर एन स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। मिला जुला के बचा एन स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर आई, या एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर आई। बताओ बेटा यहाँ रिलेशन नंबर 3 तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब यहीं Yes, से sir. हाँ, बस हमको यहीं से बातें समझनी है जरा। अब देखें n कहा गया, ये जो n है जो हमसे पूछा गया है वो किस पे रिलेट हो गया बेटा? i पे। और ध्यान दीजिए हमको i दिया नहीं है। अब देखो क्वेश्चन आसान होता तो क्या होता, जैसे ये क्वेश्चन तो फिर भी ठीक ठाक वैल्यू का हो गया, ठीक ठाक लेवल का हो गया। अगर ये आसान होता तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोल देता कि भाई 30 डिग्री पे इंसिडेंस हुआ है, या टी आई होना है तो ये बताओ वो बताओ, या नहीं निकलना है वहाँ पे ये होना है वहाँ पे ये होना है, ऐसा करके पूछता। अब देखो बेटा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमको जो आई है वो तो दिया नहीं है। अब आई दिया नहीं तो क्या क्या हो सकता है, तो जरा देखो आप, हमारा लाइट रे ऐसे भी इंसिडेंट्स हो सकता था। बताओ बेटा एग्री हो आप लोग? इस केस में अगर इंसिडेंस होता तो आई हमारा 0 होता। अच्छा ऐसे भी हो रहा है जैसा आपको दिख ही रहा है। अच्छा ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे भी जा सकता था, बढ़ते बढ़ते कितना हो सकता था बेटा 90। आप देखो ये वाला एंगल कितना हो सकता है 90। अगर 90 से आप बढ़े तो आप ऐसे जाने लगेंगे, और बेटा ऐसे थोड़ी जाना है आपको, तो फेस नंबर ये जो फ्लैट फेस है उस पर इधर से इधर कहीं आना है। और अगर ऐसा है तो क्या बेटा हम आई की मैक्सिमम वैल्यू को बता सकते हैं कि ये मैक्सिमम बढ़ते बढ़ते 90 हो सकता है? बताओ बेटा आई जो है आई वो क्या हो सकता है? वो 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45, 60, 90, ये 90 से बड़ा नहीं हो सकता। तो आई जो होगा शुड बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री होगा। बताओ सब लोग एग्री हो? यस सर। बस हमको यहाँ पे जी, सर. वैल्यू रख देना है, बस ध्यान देना है एक बात को जरा, वो थोड़ा ध्यान दें। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट मुझको लगता है बेटा, आपको क्या आई और आई, या मैं पूरे को ही कह लेता हूँ, आई और साइन प्रोपोर्शनल होते हैं, तो चाहे आप आई को बोलो चाहे साइन आई को। बेटा आई और एन क्या आपको नहीं लगता प्रोपोर्शनल है? यस सर। हाँ, अब सोचो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब जरा ध्यान से समझें, यहाँ क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 3 के बाद हमारा आंसर आएगा, लेकिन वो जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा ट्रिकी सा हो जाता है अगर आप इस लाइन को ना समझे जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। मतलब ये पूरा समझाने के लिए इसमें है क्या, सोचो कि मैं आई की कुछ वैल्यू को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने आई की कुछ वैल्यू को सेलेक्ट किया, जैसे मान लो 30 सेलेक्ट किया, और आई मान लो आया 60, आई 90 भी हो सकता है। अब बेटा सोचो कि यहाँ पे आप देखो आई 30, 60, 90 से बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जैसे
चाहिए बेटा, एक साथ सब लोगों को आ जाना चाहिए। रुक रुक के आ रहा है, 3। तो बेटा आप सोचो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जरा इसको समझिएगा। अगर मैं 30 रखूंगा तो हम जैसा देख रहे हैं कि आई और एन प्रोपोर्शनल है, तो 30 पे जो एन की वैल्यू आएगी कुछ कम आएगी। जैसे मान लेता हूँ एन की वैल्यू आ गई 1, 1 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ऐसा आ जाएगा। अब फिर 60 होगा तो एन की वैल्यू और बढ़ेगी, तो ये हो सकता है आ जाए √2, है ना। यहाँ पे आएंगे तो हो सकता है ये आ जाए √3। अब देख रहे हैं ना, एन की वैल्यू कभी 1, जब एंगल आई बढ़ा तो और बढ़ के √2 होगा, और बढ़ा तो √3 होगा। ये समझ में आया बेटा? ये मैंने माना हुआ है, ये हमको दिया नहीं है, ये मैं मान रहा हूँ और आपको मेन 3 नंबर के आगे क्या करूंगा उसको समझाना चाह रहा हूँ। बताओ बेटा, आई की वैल्यू जब मैं बढ़ाऊंगा तो क्या लगता है, एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी? यस सर। और अगर ऐसा हुआ तो सोचो होगा क्या। सोचो, किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आई की वैल्यू रख दी 30 डिग्री, जाहिर सी बात उससे एन आएगा। मैं ये नहीं कह रहा एन एक ही आएगा, वो तो जाहिर सी बात है, एक में कुछ जोड़ेंगे तो एक से बड़ा आएगा, मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो सोचो किसी ने 30 पे इंसिडेंट कराया और उसके लिए एन की वैल्यू आ गई भाई एक या उससे बड़ा होना चाहिए। मैं उसको लाइन पे दिखा देता हूँ, एक यहाँ पे आता है और √2 मान लेते हैं यहाँ पे आता है और √3 यहाँ पे आता है। तो भाई जिन्होंने ये माना होगा कि भाई एंगल आई जो है दैट इज 30, तो उनके लिए हुआ कि भाई ये सब एंगल जो है एक के बराबर या बड़ा तो हाईली एक्सेप्टेबल है। लेकिन सोचो किसी ने ये तो नहीं मना किया कि 60 पे इंसिडेंस नहीं होगा, तो वो क्या कहेगा कि भाई देखो 60 पे अगर तुम्हें इंसिडेंट करा होगा तो √2 या उससे बड़ा होना चाहिए। किसी ने कहा कि नहीं नहीं 90 पे है तो √3 या उससे बड़ा होना चाहिए। अब सोचो बेटा, हम यहाँ पे इंसिडेंस कहाँ कहाँ करवा सकते हैं। हम तो यहाँ पे, अच्छा कोई होगा जो कह रहा होगा कि नहीं इससे नीचे भी जाओ, नीचे का मतलब आई की वैल्यू 30 से भी नीचे 15 डिग्री या 0 डिग्री। तो सोचो हम कहाँ पे सेफ है। तो सोचो हमको हमेशा बताया जा रहा होगा कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से हमारा जो एन है वो बड़ा होना है, तो क्यों ना हम सबसे बड़े को सेलेक्ट कर लें, क्योंकि अगर सबसे बड़े की हम बात कर लेंगे तो देखो तीनों में वो कॉमन होगा। जैसे सबसे बड़े को हम आई इक्वल टू 90 पे पकड़ लें, तो 90 पकड़ेंगे तो √3 या उससे बड़ा होना चाहिए। अगर √3 या उससे बड़ा हो जाएगा कोई भी वैल्यू, तो जाहिर सी बात है वो √2 से भी बड़ा होगा, जाहिर सी बात है वो 1 से भी बड़ा होगा, या कोई और वैल्यू होगी तो उससे भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब अगर मैं सेफ होना चाहता हूँ तो मेरे लिए जो आई की वैल्यू होनी चाहिए वो मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग आनी चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। देखो मैक्सिमम को बचा लिया, जैसे हमारे यहीं पे है, अगर मैक्सिमम की बात करें तो वो क्या है √3 से बड़ा। अब √3 से एक बार बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है वो √2 से भी बड़ा हो गया, जाहिर सी बात है वो 1 से भी बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ा हो गया और सबसे बड़ा ही हमारा सेफ है। क्योंकि कोई कहा कि भाई 30 पे इंसिडेंट करे तो ठीक लगा कि नहीं 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं नहीं 60 पे हो जाएगा, तब तो वहां पे फेल हो जाएगा ना। देखो बेटा कैसे फेल हो जाएगा, चला ही गया, उसको छोड़ देते हैं। अब सोचो किसी ने, जैसे हमने बना रखा था अभी लाइन, उस पर आप देखो किसी ने कहा कि भाई 30 पे कराया, किसी ने कहा 60 पे कराया, तो 60 और 30 पे कुछ ऐसा होगा। 60 वाला कहेगा इधर होना चाहिए, 30 वाला कहेगा ऐसा होना चाहिए। लेकिन सोचो अगर हम दोनों के बीच में हो गए तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इससे नीचे हो जाएंगे इससे ऊपर हो जाएंगे, और ये वाला कहेगा इससे या इससे बड़ा होना चाहिए। तो सोचो बेटा बड़े वाले की बात मानना इसलिए सही रहेगा कि बड़ा वाला अगर हम एक बार कंसिडर कर लेंगे तो छोटा वाला अपने आप उसमें आ जा रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई मैक्सिमम की बात कर लो। तो मैक्सिमम की बात अगर करोगे तो क्या हो सकता है, आई को मैक्सिमम हमको लेना पड़ेगा। और आई मैक्सिमम कितना हमने अभी भी देखा कि भाई आई जब 90 से छोटा है उसके बराबर हो सकता है, तो आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 90। और यही वैल्यू हम 90 जो है क्या करेंगे यहाँ पे रख लेंगे और उससे हम एन सॉल्व कर लेंगे। तो एन क्या होना चाहिए बेटा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर 90। साइन 90 की वैल्यू 1 तो ये हो गया 1, तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2, और ये हो गया √2। तो हमारा आंसर क्या आ गया कि भाई n की जो वैल्यू है हमारे कंडीशन के हिसाब से, जो n की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, वो बड़ा या बराबर होना चाहिए √2 के। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये है भाई कि आप किसी आई पे, चाहे आई 15 डिग्री, चाहे उससे बड़ा 30 डिग्री, चाहे उससे बड़ा 60 डिग्री, चाहे उससे बड़ा 90 डिग्री, और उससे बड़ा तो हम जा ही नहीं सकते, किसी पे भी इंसिडेंट करेंगे तो हम हमेशा ही √2 से नीचे ही होंगे या √2 के बराबर होंगे। ऊपर का सारा हमने वैल्यू ले लिया, इसका मतलब एन √2 से अगर बड़ा हुआ तो कुछ भी कर लो आप, कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कर लो, जो कर्व सरफेस है उससे कभी भी लाइट रे बाहर नहीं जाएगी। आपको समझ में आ गया बेटा कि आंसर क्या हुआ इसका? यस सर। बेटा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज़्यादा मैंने करा है, ज़्यादा इसलिए करा है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें।
अब जाहिर सी बात है कल इतना टाइम तो नहीं था लास्ट में, तो आप बेटा इस पॉइंट को एक बार अपनी तरफ से देख लें। मैंने जो बोला हो सकता है आपको लगे कि ये क्यों फालतू से इतना कुछ कहानी बोल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 के बाद तो ये सॉल्व हो गया। लेकिन ध्यान देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 3 के बाद आई को मैक्सिमम रखने का भी एक कारण है, क्योंकि अगर मैं आई कम कर दिया तो वहां पे मेरी एन की वैल्यू रूट 2 से कम आ जाएगी। लेकिन अगर किसी ने उस कम वैल्यू जो मैंने आई का रखा वो उससे बढ़ा के इंसिडेंट कर दिया, तो जाहिर सी बात है हमारा तो इक्वेशन नंबर 3 कहेगा कि भाई एक कम वैल्यू पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इंसिडेंस होना चाहिए और आपका आंसर बड़ा आना चाहिए। तो हमने कहा कि भाई मैक्सिमम वाले को ले लो, क्योंकि उससे बड़ा तो कोई नहीं होगा, तो बड़े वाले को हमने कंसिडर कर लिया, तो छोटा तो अपने आप कंसिडर हो गया। समझ में आया बेटा? सही है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से घर पे ऑब्जर्व करेंगे। ये ऑब्जर्व करने वाली बात है। कई बार क्या होता है ना, आप कंफ्यूज ना हो और आपको बोल के एक्स्ट्रा कंफ्यूज करा जाए तो आप भी कहेंगे यार मैं तो मैं कंफ्यूज हुआ ही नहीं, और ये मुझको कंफ्यूजन के आगे की बातें बोलते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 के आगे की जो मैंने बातें बताई हैं उसको आप एक बार महसूस करिएगा कि ये क्यों लेना चाह रहे हैं। हो गया तो अच्छी बात, नहीं होगा तो अगली बार फिर से मिलेंगे और आप मुझसे कहिएगा सर एक बार थोड़ा सा मैंने सोचा समझा और मुझको ये समझ में आया कि ये नहीं होना चाहिए था और आपने इसको जबरदस्ती कर दिया, तो इसका थोड़ा सा कारण स्पष्ट कर दीजिए। तो हम मिलेंगे तो अगली बार स्पष्ट कर देंगे। मिला जुला के हमारा आंसर जो आया दैट इज n इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, मैंने करा दिया। आप देख रहे होंगे इसका साइज भी कितना बड़ा सा हो गया होगा। तो कम आता है इस टाइप का, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए जरूरी है। हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए। ठीक है, तो बताए बेटा ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, तो कल मिलेंगे। तो नहीं आया होगा तो आप मुझसे पूछिए। अब बेटा ये जो अगला क्वेश्चन था किसने मुझसे बताया कि नहीं हुआ, जाहिर सी बात है इसलिए मैंने आपको दिया है। नहीं होने का वैसे सवाल तो खास नहीं है, फिर भी देखते हैं कि इसमें क्या हुआ होगा। बेटा देखिए बहुत सिंपल सी कहानी है। याद है आप लोगों को कि मैंने एक ग्लास स्लैब लिया था और उसको क्या कर दिया था, पेंट कर दिया था। और उसके क्वेश्चन को मैंने कहा था 3 तरीके से हम कर सकते हैं, इसमें हमने तीसरा तरीका सबसे शॉर्ट पाया था। वही वाला तरीका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। देखते बेटा क्वेश्चन ये बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव मिरर जो आपको ये दिख रहा है उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे फिगर में भी लिख दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 21 सेंटीमीटर। तो कहा है ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो मिरर से कितना डिस्टेंस पे, 21 सेंटीमीटर पे क्वेश्चन में दिख रहा है। फ्रंट ऑफ इट अ ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। आपको दिख ही रहा है ये ग्लास स्लैब यहाँ पे रखा हुआ, आपको दिख ही रहा है वो रखा हुआ है कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में। ठीक है, as shown in the figure 1.148. Find the distance of final image formed by the mirror. तो कहते हैं डिस्टेंस बताओ किसका, फाइनल इमेज का, जो कि कौन बनाने वाला है, मिरर बनाने वाला है। तो देखिए बेटा क्या होगा कैसे होगा। अब देखो जितनी बार आप इस स्लैब का यूज करोगे उतनी बार शिफ्ट होगा, तो क्यों ना हम शिफ्ट सबसे पहले निकाल लें। मैं मेथड 1 की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा मतलब कहने को बस लेंदी होगा क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं हमको। देखो पहला तो मैंने ये करा कि मैंने शिफ्ट निकाल लिया, शिफ्ट ही इसका काम है किसका, ग्लास स्लैब का। तो उसका फॉर्मूला था टी टाइम्स माइनस 1/μ। बेटा याद है सबको, याद है? यस सर। तो टी कितना है बेटा 3, 1 माइनस 1/μ की बात करते हैं, तो म्यू है 3/2, तो 3/2 लिखेंगे तो बेटा 2/3 हो जाएगा। सही है, तो ये 1/3 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्लैब है वो क्या करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे 1 सेंटीमीटर शिफ्ट करा करेगा। बताए बेटा सही है भाई? ओके कहे हम जिससे आगे बढ़े। यस सर। अच्छा हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि अब क्या होगा। अब देखो बेटा लाइट रे का जरा इंसिडेंस देखो। हाँ बेटा, हाँ बेटा कुछ बोल रहे हैं सर फैजान वेट कर रहे हैं। तो क्यों वेट करते रहते हैं भाई, ये बोले तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। ज्वाइन कर लिया तो तो बेटा होगा क्या, जरा लाइट रे का इंसिडेंस देखिए। लाइट ऐसे इंसिडेंस हो रहा है, सबको दिख रहा है बेटा? बताएं जल्दी से यस बोले। सर। यस सर। अच्छा अगर ऐसा हो तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो सबको दिख रहा होगा, तो क्या लगता है वो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होकर यहाँ पे पहुंच जाएगा? बताओ सही। यस ठीक है सर। बेटा। अच्छा इसने काम पूरा किया, अब जो लाइट होगा वो कहाँ पे पहुंच रहा होगा, मिरर पे।
ऐसे जा रहा है ना, तो मिरर पे ऐसे पहुंचेगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा मिरर पे। तो मिरर को क्या लगेगा भाई, देखो मिरर के लिए जो हमारा स्लैब है, उसने जो ग्लास स्लैब जो उसने इमेज बनाया दैट इज I1, वो कैसा काम करने लगेगा, ऑब्जेक्ट जैसा। अब जरा देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना बचा, ऑब्जेक्ट I1 का डिस्टेंस बचा मिरर से 20 सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ पे तो बहुत स्पेशल हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी स्फेरिकल जो मिरर होता है, जब ऑब्जेक्ट उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो तो इमेज कहाँ पे बनेगा भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बताओ सही है? तो इसका Yes, मतलब sir. ये हुआ कि जो मिरर होगा वो इमेज कहाँ पे बनाएगा बेटा, I1 के ऊपर I2। बताओ सही है? बताओ। Yes, sir. लेकिन बेटा यहाँ पे एक कहानी और आ जाएगी। क्या कहानी आएगी, सोचो। जब I2 बनाना जाएगा तो लाइट रे किस तरफ से किस तरफ तक चल रही होगी, लाइट रे I2 पे मिलने, लाइट रे I2 पे मिलने के लिए क्या आपको लगता है ऐसे ट्रेवल कर रही होगी? बताएं। जब स्फेरिक जब कॉन्केव मिरर से जाएगी I2 बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है एक बार स्लैब से फिर से पास करेगी, और जब ग्लास स्लैब से पास करेगी तो ग्लास स्लैब क्या कहेगा, भाई मैं तो बस एक ही काम करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ। तो क्या करेगा भाई, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट शिफ्ट करेगा। पर ध्यान देना, कभी भी ऐसे नहीं करना कि I2 को हम पहले बना लें, फिर कहेंगे भाई ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्लैब के लिए, तो लाइट रे इधर से इधर इंसिडेंट होगी। नहीं, मैंने क्या समझाया था, आप एक्चुअल पाथ को ट्रेस करेंगे। एक्चुअल पाथ I2 को बनाने के लिए लाइट का इधर से इधर होगा, और अगर इधर से इधर होगा तो इंसिडेंट इधर से इधर हुआ, तो I2 शिफ्ट किधर होगा भाई, इधर होगा। कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर जब शिफ्ट हुआ भाई, तो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होकर कहाँ पे पहुंच गया, O पे। तो हमारा जो फाइनल इमेज हुआ वो कहाँ पे बन गया, O पे। ओके बताओ बेटा सही है? Yes, sir. हाँ, तो कोई पूछे कि डिस्टेंस क्या होगा, देखो बेटा अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, यहाँ पे वो सब हमको कहानियों से बातें मालूम चल गई। तो पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज हमको अगर लिखना हो, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज वो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर। बताओ बेटा सही है? अच्छा, मेथड 2 का हम अगर यूज करें तो क्या बोल सकते हैं, मेथड 2 में बेटा कुछ नहीं करना है। सोचो ये जो मिरर है और ये स्लैब है, मैंने बताया था ना कि भाई जो पेंटेड साइड होता था स्लैब का, वो भी एक मिरर था, तो उसके साथ जो काम कर सकते थे तो भाई इसके साथ भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो हमारा मिरर है इसको हम एक ऑब्जेक्ट की तरीके से ले लेते हैं। नहीं, चुप। इसको पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए। अरे आप देख रहे हैं ना, इसको पकड़ लीजिए, आप देखे पड़े हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, इसको उधर कर लीजिए ना। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो बेटा Yes, sir. मिरर को ऑब्जेक्ट की तरीके से आप ट्रीट कर लीजिए, और लाइट रे कैसे जाएगा उस केस में, ऐसे से ऐसे। अगर ऐसा हमने कर लिया, आपने देखा था मिरर को एक बार हमने अगर शिफ्ट कर लिया तो हमको फिर से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, हमको 2 बार स्लैब को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मिरर भाई क्या होगा, शिफ्ट हमने पहले से निकाल रखा है, 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो आप ऐसे मिरर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये शिफ्ट क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। अब आप क्या करिए, स्लैब को हटा दीजिए और काम ऐसे करिए। देखो ऑब्जेक्ट जो होगा, क्योंकि पहले वाले से कितने पे था, 21 सेंटीमीटर दूर था। 21 हाँ, अब चूंकि 1 सेंटीमीटर हमारा मिरर आगे आ गया, तो कितना दूर हो गया, 20 सेंटीमीटर, 20 20 सेंटीमीटर हो गया। तो अब फिर वही कहानी बेटा कि इस मिरर के क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो इमेज भी यहीं पे बन जाएगा। तो इमेज अल्टीमेटली यहीं पे बन गया फाइनल वाला। अब देखिए मैंने कितनी बार स्लैब का यूज किया, एक बार, वो भी किसको शिफ्ट करने में, मिरर को शिफ्ट करने में। जबकि इससे पहले वाले मेथड में कितनी बार हमने शिफ्ट किया था, 2 बार ना। तो एक बार मिरर को शिफ्ट कर लो, आपका काम आसान हो जाएगा। तो मिला जुला के यस सर जो आपका इमेज बना वो आपको दिख रहा है कहाँ पे है, इस पीले वाले मिरर से है 20 सेंटीमीटर दूर। तो हमने तो ये शिफ्ट करा है ना, ओरिजिनल वाले से कितना दूर हो जाएगा भाई, ओरिजिनल वाले से हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। वही हमारा आंसर आया था। समझ में आया बेटा? ये 2 तरीके हैं। अब तीसरा तरीका भी तो है, लेकिन वो तरीका बहुत ही लेंदी है, तो उसको हम देखेंगे भी नहीं। तो समझ में आ गया बेटा ये हमने कैसे सॉल्व किया? यस सर अब हमारा यहाँ तक का काम
पूरा हुआ और अब हमको स्टार्ट करना है क्या, प्रिज्म। सही बेटा? सही बेटा, तो प्रिज्म देखते हैं। सर ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? भाई रुक जाओ, अभी ऑप्टिकल पाथ का समय तो आने दो। ओके सर। किसने कहा पूछा कि सर आपसे? इन्हें जल्दी हो रही है, हाँ बेटा, इन्हें जल्दी बहुत हो रही है। हाँ मैं तो सब बताऊंगा ना। अरे सर वो उसमें उदित पूछ रहे ये हैं था सर, ना सर, उदित। सर कॉनकेव वाला जो था हाँ मेरे सर उसमें आया था। अरे आने को तो कहीं दे दे। समझो 2-3 तक सब बताएंगे। अभी बताएंगे सर, आगे बताएंगे। अरे ठंडे रखो। हाँ ठंड भाई रखो। मुझे भी पता है, ठीक है। हाँ मैंने बताया भी, मैं बताऊंगा, मैं भूल थोड़ी जाऊंगा। हाँ जब सब कुछ पढ़ा लिया और आपका कुछ ऐसा ओके कॉन्सेप्ट सर। ना आया हो तो आप मुझसे कहिएगा कि सर नहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं आया। तो एक जगह पढ़ेंगे सब ओके वहीं से सर। हो जाएगा, फिर 10 बार क्यों पढ़ेंगे? जब उसकी समझ आने की जरूरत होगी तभी पढ़ लेंगे, ठीक है? अच्छा। जी सर सर। उदित को जल्दी ज्यादा है। तो अब बताए बेटा, याद तो अगर मैं पूछूं कि प्रिज्म क्या है, अब यहाँ पे बोलने की बारी आएगी। व्हाट इज प्रिज्म? तो क्या बताना चाहेंगे? प्रिज्म क्या है? क्योंकि सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। प्रिज्म क्या है, फिर प्रिज्म जब ऐसा है तो क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन चीजें उससे लिंक हो सकती हैं, ये सारी बातें बताए बेटा। प्रिज्म क्या है? कौन बताएगा भाई? सर हाँ हाँ बोलो बेटा। सर नहीं मालूम है। सब मालूम है, सबको मालूम है प्रिज्म। सर हाँ हाँ बोले बेटा, सर के आगे बोलिए, आप सर तो बोल रहे हैं। बोलो को नहीं भाई, उदित भाई। गिलास का होता है और 3 फेस होती है उसकी, हाँ। ट्रायंगुलर शेप। हाँ जो ट्रायंगुलर शेप वाला होता है उसी को हम अभी तक प्रिज्म समझते थे ना। और बेटा किसी को और कुछ भावनाएं? आज वो एमजे सिंह नहीं है क्या? सर एमजे सिंह चले गए क्या? और उदित यही इसी समय आपकी जरूरत है। हाँ बताएं बेटा। यस सर। हाँ इसमें जरूरत है। सर जो लाइन होती है उसकी सर इंटरसेक्ट करती है पैरेलल 3 प्लेन के, कुछ ऐसा होता है शायद। हाँ, ये अलविया हेलो। करके जो स्टूडेंट थी मुझको मैसेज तो कर रही है कि हाँ सर मुझको ज्वाइन करिए, लेकिन वो मुझको लिस्ट में दिख तो नहीं रही है। चलिए किसी की दोस्त वगैरह होगी तो व्हाट्सएप वगैरह कर दीजिएगा कि हाँ ज्वाइन करने के लिए टीचर तैयार है और आप अगर चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए तो हाँ तो बेटा उदित आप क्या बता रहे थे? थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ क्योंकि और भी बातें देखनी पड़ गई। हाँ बताएं क्या कह रहे हैं? सर जो उसकी बाउंड्री होती है सर, तो 3 जो वो होती है मतलब प्लेन जो होते हैं सर, वो पैरेलली लाइन कुछ होती है, मतलब उसमें से जो जाती है लाइन पैरेलल इंटरसेक्ट करती है, कुछ ऐसा होता है मतलब कुछ शायद। कहानी हानि तो है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कहानी नहीं मालूम, पर आप समझ गए कहानी थी, ऐसा कुछ ना। Yes, चलो सर। देख लेते हैं भाई कि क्या होता है। देखो जो प्रिज्म होता है उसको होने के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए? 2-3 कंडीशन है। पहला एटलीस्ट जो है, एटलीस्ट मतलब हिंदी में होता है कम से कम, एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना चाहिए। एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दूसरा होना चाहिए प्लेन सरफेस, या ये मैं लाइन बढ़ाऊं इससे अच्छा मैं यहीं पे लिखना रिफ्रैक्टिंग प्लेन सरफेस, जिससे कहानी थोड़ी सी कम कहनी पड़ेगी। तो रिफ्रैक्टिंग प्लेन सरफेस, तो हमारे पास 2 रिफ्रैक्टिंग प्लेन सरफेस होना चाहिए। दूसरा है कि भाई अगर प्लेन सरफेस होगा तो उसमें एंगल होगा, तो एंगल जो है वो अदर देन 0 डिग्री होना चाहिए। तो लिखा मैंने एंगल बिटवीन प्लेन्स should be other than 0। अदर देन 0 मतलब 0 के अलावा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए।
और तीसरा, सर ये साइड में लिखा हुआ दिख नहीं रहा। बेटा मैं साइड में नहीं, मैं बीचों बीच लिख रहा हूँ, मैं बीचों बीच लिख रहा तो हूँ। सर मेरे में साइड में आ रहा। नहीं तो अरे बीच में ही है सर। नहीं, मैं जब लिख रहा हूँ तो मुझको तो मालूम है कि बीच में है। सर हाँ मेरे में हाँ, अपना मोबाइल भाई उस, बीच में है। हाँ, उसको थोड़ा सा वो गुम हो गया वो। स्क्रीन रोटेशन अरे सर एक्टिव कर लो। इनका जियो वाला है सर, छोटा वाला कीपैड वाला है इनका। अरे सर कीपैड वाला नहीं है सर, हम्म। वो वहाँ यहाँ पर थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। तो नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी है कि भाई बोलूंगा मैं और आवाज दूसरे की आने लगेगी। नेटवर्क प्रॉब्लम ये कर सकता है, चीजों को रोक सकता नहीं है। सर वो कभी कभी क्या होता है सर, स्क्रीन पूरी नहीं आती, रुकी हुई थी। इनका सर छोटा मोबाइल है इसलिए कोई पूरी दिक्कत नहीं, आती इसलिए तो है। यूट्यूब का भी साथ है ना, यूट्यूब पे भी तो आ जाता है ना। अरे नहीं सर छोटा नहीं है सर, हाँ हाँ, मैं मान लिया भाई तुम्हारा सैमसंग का। हाँ हाँ, तुम्हारा अच्छा सा वाला होगा, लेकिन मैं बीच में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल वो मैं दिखा दूंगा आप अरे फिगर सर में। बहुत अच्छा वाला दिलवा के दिया है उन्होंने। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है, इसी बहाने कम से कम मोबाइल वगैरह मिल गया। तो यस सर। हाँ, तो 3 कहानियों में पहली कहानी ये था कि कम से कम 2 प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना चाहिए, 2 से कम हुआ तो नहीं चलेगा, 2 से ज़्यादा हो गया तो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो प्लेन सरफेस होने चाहिए उनके बीच में तो एंगल होगा, जैसे बार 2 प्लेन आप लोगे तो उनके बीच में कुछ एंगल होगा, वो एंगल 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो इससे काम चल जाएगा, बस 0 ना हो। और तीसरा ये है कि जो मीडिया है, मतलब ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे वो किसी मीडियम से कनेक्टेड होंगे, यानी किसी मीडियम के होंगे, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले जो मीडियम होगा उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हमने RI ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया should be greater than सराउंडिंग। अब ये बताऊंगा कि ये सब क्या है बेटा। ऐसी कहानी में आपको लिखूंगा लेंस में, लेंस में भी ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिनको फॉलो किया जाएगा, अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो कहानियां एकदम पलट जाएगी। तो बता दो बेटा, यहाँ तक की ये कुछ बातें मैंने लिखी हैं वो कुछ पल्ले पड़ रही हैं बेटा। इसमें इम्पोर्टेंट सर थोड़ी थोड़ी। हाँ इम्पोर्टेंट देखिए, प्लेन रिफ्रैक्टिंग प्लेन सरफेस होना चाहिए, वो भी 2, पहला इम्पोर्टेंट। अदर देन 0 एंगल होना चाहिए, ये दूसरा इम्पोर्टेंट बात। और RI जो होना चाहिए ट्रांसपेरेंट मीडिया का वो ग्रेटर होना चाहिए, तीसरा इम्पोर्टेंट बात। अब इन सारी कहानियों को मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये बताएं कि आपके सामने एक, आपके सामने ये एक कुछ ऑप्टिकल एलिमेंट दिख रहा है। अब अगर मुझसे कोई आपसे अगर कोई पूछे कि ये जो आपको दिख रहा है क्या ये क्या ये प्रिज्म हो सकता है, तो आपके सामने दिख रहा है, क्या ये प्रिज्म है? बताए बेटा, क्या ये प्रिज्म है? यस सर। प्रिज्म है? नहीं ये सर मतलब प्रिज्म है भी कह रहे हैं यस, या ये कह रहे हैं कि हाँ आपकी बातें सुन रहा हूँ मैं? सर हाँ है बिल। हाँ, तो देखिए ये लाइट रह गई, कंडीशन को जरा चेक करते हैं भाई। ये भी प्लेन सरफेस है, ये भी प्लेन सरफेस है, तो कितने प्लेन सरफेस हो गए? 2 प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गए, पहला कंडीशन पूरा हो गया। दूसरा कंडीशन ये, दूसरा या बल्कि नीचे वाला कंडीशन ये कहता है कि भाई बाहर बाहर तो एयर है, इधर भी एयर है इधर भी एयर है, और आप बने हैं ग्लास के, तो आपका म्यू जाहिर सी बात है बाहर बाहर वालों से ज़्यादा होगा। लेकिन बेटा जरा इन 2 प्लेन सरफेस के बीच का एंगल देखिए, दोनों प्लेन सरफेस के बीच का एंगल थीटा कितना है? 0 डिग्री। क्या ये दूसरे कंडीशन को वॉलेट नहीं कर रहा है? यस सर। वॉलेट कर रहा है। इसका मतलब क्या ये आपको लगता है कि प्रिज्म हुआ? तो नहीं, ये प्रिज्म नहीं है। नो सर। ये है क्या? ये ग्लास स्लैब है ना भाई, ये ग्लास स्लैब है, तो ये प्रिज्म नहीं है। बाकी की कहानी के लिए फिर से जुड़ते हैं और बात करते हैं। मैं आपको सर हाँ हाँ बोलो बेटा।
सर अगर इसमें लाइन टेढ़ी करके डालेंगे तो हाँ भाई मैं डालूंगा तो अच्छा चलो डाल ही लेते हैं टेढ़ी करके। देखो बेटा इन्होंने ये कहा कि भाई जब आप ऐसा कर ही रहे हैं तो इस ऐसा करने के लिए किसने मना किया है? सही है, तो सही है, किसने मना नहीं किया है। और देखो यहाँ पे कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गए? दो। पहला प्लेन सरफेस ये, दूसरा प्लेन सरफेस ये, दो प्लेन सरफेस हो गया। और इनके बीच में अगर आप एंगल देखिए तो कितना है बेटा? 90 डिग्री ना। ये क्या जीरो है? नहीं। तो इस इंसिडेंस ऑफ लाइट के लिए ये प्रिज्म हुआ या नहीं हुआ? हुआ, ये हुआ प्रिज्म। तो बेटा ये जो अभी लाइट, जैसे पहला लाइट रे नंबर 1 अगर डाला, दूसरा लाइट रे नंबर 2 डाला, तो सेम स्ट्रक्चर लाइट 1 के लिए प्रिज्म नहीं था, लेकिन सेम स्ट्रक्चर लाइट रे नंबर 2 के लिए क्या हो गया? प्रिज्म। और उस केस में हमेशा बेटा एक कहानी याद रखिएगा कि जो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं उनके बीच में एंगल कभी भी जीरो अलाउड नहीं है, लेकिन जो भी उनके बीच में एंगल होता है उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एक कॉन्सेप्ट हुआ एंगल ऑफ प्रिज्म, इसका एक और नाम है रिफ्लेक्टिंग एंगल। रिफ्लेक्टिंग एंगल इसको अक्सर हम ए से दिखाते हैं, और ये क्या होता है? ये होता है एंगल बिटवीन प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सही बेटा। तो यहाँ पे आप देखें तो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 90। और इसी को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्लेक्टिंग एंगल। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, तो आगे की बातों के लिए फिर से मिलते हैं, जुड़ते हैं, मैं लिंक भेज रहा हूँ, फिर बात करते हैं। ठीक। तो आगे हमको आगे मैं आपको कुछ और कहानी दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, ये प्रिज्म नहीं है। ठीक है। तो इसमें देखते हैं आगे क्या क्या और हो सकता है। जैसे आगे कुछ और स्ट्रक्चर में मैं ये बना सकता हूँ पॉलीगन। अगर मैं कहूँ कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है क्या ये प्रिज्म है? तो क्या लगता है बेटा, प्रिज्म है? सर हो सकता है। हाँ, हो सकता है। देखो अगर लाइट रे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, तो बेटा दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। एक प्लेन सरफेस फर्स्ट ये है, एक प्लेन सरफेस सेकंड ये है। और अगर ऐसा हुआ तो देखो दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ, जाहिर सी बात है इसका म्यू बाहर एयर से अलग होगा ही। और सबसे लास्ट में ये जो एंगल है वही होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये तो हो गया हमारा प्रिज्म। बेटा किसी का खुला रह गया है वो अपना बंद कर ले। अच्छा बताओ बेटा लाइट रे नंबर इस 2 के लिए क्या ये प्रिज्म होगा? यस सर। अच्छा एंगल ऑफ प्रिज्म क्या ये होगा? यस सर। अब जरा देखना एक और लाइट रे नंबर 3 क्या इसके लिए प्रिज्म होगा? नहीं। नो सर। नो सर। होगा, ये भी प्रिज्म है। क्यों नहीं होगा भाई? एक प्लेन सरफेस ये, एक प्लेन सरफेस ये, दो प्लेन सरफेस है। अब ये जो है इनके बीच का एंगल वो दिख नहीं रहा है ना भाई, तो किसने मना किया कि अब बढ़ा के मत देखो? ये एंगल दिख रहा है बेटा, ये एंगल हुआ इनके बीच का एंगल ऑफ प्रिज्म। दिख रहा है बेटा? यस सर। हाँ, Yes, तो ये sir. भी प्रिज्म है। अच्छा जैसे कभी ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए, जैसे मान लो कि एक स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे, शुरुआत ही इसी से हुई थी ना हमारी कि भाई ये प्रिज्म है ना भाई? ये प्रिज्म है या नहीं है? यस सर। है। अब Yes, sir. अब उसमें देखो अगर लाइट ऐसे ट्रेवल करा तो प्लेन सरफेस फर्स्ट ये, प्लेन सरफेस सेकेंड ये, और इनके बीच में एंगल ये हुआ रिफ्रैक्टिव एंगल, ये प्रिज्म हुआ, ये प्रिज्म है। अच्छा अगर लाइट रे ऐसे ट्रेवल कर जाए तो भी प्रिज्म हुआ, ये हुआ एंगल ऑफ प्रिज्म। नहीं बेटा? इसी वाले को हम अक्सर प्रिज्म मानते हैं, जैसा अभी ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखा है। लेकिन मान लो अगर ऐसा प्रिज्म हो जाए, ऐसे, तो क्या ये प्रिज्म नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखो ये लाइट रे होगा सर। इधर इंसिडेंट हुआ ना, तो प्लेन सरफेस फर्स्ट ये हुआ, प्लेन सरफेस सेकंड ये हुआ, दो प्लेन सरफेस है, और उनके बीच में एंगल क्या है? जीरो है या उसके अलावा है? उसके अलावा है। देखो इस सरफेस, बड़ा है। हाँ, इस लाइन को आगे बढ़ाया, इस लाइन को आगे बढ़ाया, यहाँ पे दोनों कट कर गए, ये हुआ एंगल ऑफ प्रिज्म।
तो एंगल भाई क्या कहता है, एंगल तो ये कहता है ना हमको एक्सटेंड करके हमारे बीच का मिनिमम एंगल देख लो, बस हम वही देखते हैं। तो ये क्या हुआ भाई, एंगल ऑफ फेस। अच्छा यहाँ पे देखो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और बाहर कौन है, एयर। जाहिर सी बात है एयर का जो म्यू होता है वो होता है 1, तो हमारा म्यू म्यू डैश से क्या है, बड़ा है। ये बड़ा वाला भी कंडीशन हमेशा होना चाहिए, छोटा हुआ तो मामला वही नहीं होगा जो आप पढ़ेंगे। तो बताओ बेटा प्रिज्म क्या होता है, ये सबको समझ में आ गया? यस सर। तो yes, तो sir. हाँ बेटा, किसी को कुछ पूछना है? किसी को बेटा कुछ पूछना है? नो सर। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते बेटा, हमको प्रिज्म में क्या देखना था। तो पहला तो हमने ये देख लिया कि भाई हम एंगल ऑफ प्रिज्म को कैसे देखेंगे और एंगल ऑफ प्रिज्म होगा क्या, ये हमने ये देख लिया। आगे की बात हमको ये करनी है कि भाई प्रिज्म में कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं, कौन कौन सी लाइट इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड हो सकती हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो वो जरा देख लेते बेटा। इसमें बेटा एक आध दो बातें हैं जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा आगे हम जब प्रिज्म की बात करेंगे तो आगे मैं वो जो आपको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखता है वही वाला मैं प्रिज्म बना लूंगा, कुछ ऐसा वाला। बेटा इस वाले प्रिज्म से तो सभी सहमत हैं कि भाई ये प्रिज्म होगा, नहीं? Yes, sir. अब इस प्रिज्म में हमको क्या देखना है कि भाई ये जो इंसिडेंट लाइट रे वगैरह होती है वो क्या होती, कैसे होती। सबसे पहले तो ये कि ये वाला जो एंगल है रिफ्रैक्टिंग एंगल तब होगा जब प्लेन सरफेस फर्स्ट ये हो और प्लेन सरफेस सेकेंड ये, सही है। अब लाइट रे कैसे इंसिडेंट्स होती है, तो जैसे मान लो लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ऐसे इंसिडेंट हुई, तो हमको पहले तो नॉर्मल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस पे प्लेन सरफेस फर्स्ट पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा, ये है नॉर्मल पहले सरफेस पे। तो लाइट रे जब आएगी तो उसका कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वो आपको दिखेगा आई के टर्म में। अब जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो जाहिर सी बात है ये कुछ ऐसे करके जाएगी ना। ये वाला जो एंगल हुआ, ये वाला एंगल, उसको मैंने कहा R1, सही है। तो आई पे इंसिडेंस हुआ, R1 पे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। अब देखो दूसरे वाले सरफेस पे गए तो इस पे मैंने नॉर्मल देखा, इसको N2 कहा। ये किसके नॉर्मल है भाई, प्लेन सरफेसेस के सब नॉर्मल है ना। इधर दिखाने के बजाय मैं इधर दिखा दूँ तो ये आपको दिखेगा, ये यहाँ पे नॉर्मल है प्लेन सरफेस पर। तो लाइट रे अभी इंसिडेंट हुई, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं बोल देता हूँ R2, और फाइनल जब इमर्ज करेगा तो नॉर्मल से अवे झुकेगा ऐसे, इसको कह लेता हूँ मैं E। तो देखो बेटा ये क्या है, I जो है ये वाला I, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये R1 R2 क्या है, R1 शुरू वाला जो R1 है, A. शुरू वाला जो R1 है ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिंग एंगल, A. ठीक है। R2 क्या है, प्लेन सरफेस 2 पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं। और ये E क्या है, फाइनली लाइट रे इसी से निकल रही है तो एंगल ऑफ इमर्जेंट। बताओ बेटा ये एंगल वगैरह सब समझ में आया कौन क्या है, Yes, sir. सही बेटा? भाई जल्दी जल्दी बोलो आप, Yes, सब sir. लोग तो सुन रहे हो ना। Yes, sir. अब इसमें हमको सर। देखना पड़ेगा कुछ पैरामीटर। देखो जो प्रिज्म होता है उसको हम किस लिए याद करते हैं उसकी मैं बात बता दूँ। मेन कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि जो प्रिज्म होता है उससे हमारा ये मोटिव नहीं होता कि हम प्रिज्म का यूज करके इमेज बनाएं, नहीं। हमारा मोटिव ये नहीं होता, ऐसा नहीं कि इमेज नहीं बनता, पर हमारा मोटिव ये नहीं होता कि हम प्रिज्म का यूज करें इमेज बनाने के लिए। भाई आप अपने चश्मे के ग्लास के जगह पे ग्लास को हटा के प्रिज्म लगाते हैं, ऐसा आप नहीं करते। आप प्रिज्म को दो चीजों के लिए याद करते हैं, पहला तो होता है डेविएशन। ऐसा नहीं कि और लोग डेविएशन नहीं देते थे, और लोग डेविएशन देते थे, लेकिन प्रिज्म में खास करके हमको बस डेविएशन के लिए उसको पढ़ना होता है। और दूसरा होता है डिस्पर्जन। ये एक्चुअली हमको दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं कि भाई डेविएशन क्या और कितना होता है, डिस्पर्जन क्या और कितना होता है। अब हम बेटा ये जो प्रिज्म होता है उसमें हम जो मेन कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो डेविएशन ही होता है।
आगे हम समझेंगे कि डिस्पर्जन क्या है, तो हम उसको जब समझेंगे तो पता चलेगा कि मामला डेविएशन से ही निकला था। तो हमको बेटा ये जो प्रिज्म है उसमें जो कॉन्सेप्ट देखना है पहले वो क्या होता है, उसमें डेविएशन थिन प्रिज्म के लिए कितना होता है, और कुछ छोटे मोटे टॉपिक है जैसे नो इमर्जेंट कंडीशन क्या है, और उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन को मैक्सिमाइज करना है मिनिमाइज करना है तो क्या होगा, ये सब। तो बेटा प्रिज्म को हम किसके लिए याद करते हैं, डेविएशन के लिए, और हम देखेंगे कि डेविएशन से ही हमारे डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट बनता है। तो होल अगर हम प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को देखें तो हम उसको दो कारणों से याद करते हैं कि भाई जो प्रिज्म होता है वो डेविएशन कितना करता है, या जो प्रिज्म होता है वो डिस्पर्जन कैसे करता है, और ये बस दो चीजें हम अगर देखें तो हमारा प्रिज्म खत्म हो जाता है। तो इसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक है वो देखना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डेविएशन। तो हम एक हेडिंग लिख लेंगे, डेविएशन। हाँ हाँ बोलो। फैजान बार बार मैसेज करते हैं ऐड करने के लिए। फैजान ये 3 लोग लाइन में हैं, ये लोग पिछड़ क्यों जाते हैं, मैं नहीं समझ पाता। पता नहीं सर। ग्रुप था जो अपना ग्रुप था लड़कों का, लड़कियों के ग्रुप में अभी भी मैसेज ऑन है, तो लड़कियां लिख लेती है कि सर क्लास कब स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप लोग वो भी नहीं कर पाते। जैसे ही उसका मैसेज फीचर ऑन होगा तो आप लोग गालियां देना ज़्यादा पसंद करेंगे कि उसका फ़ायदा उठा पाए, है भाई उसी का फ़ायदा उठ रहा है। तो है ना, तो आगे बढ़ते हैं। तो बात हम करते हैं डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, ये हेडिंग है। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय। अब देखना बेटा इसमें कुछ खास तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम डेविएशन का कम से कम लॉजिक तो पकड़ेंगे। अब ये है हमारा प्रिज्म, ठीक है। वहीं में हम ये तो समझ गए कि प्रिज्म क्या क्या हो सकता है, लेकिन अब हम यूज जो करेंगे वहीं बेसिक वाला प्रिज्म करेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो इसमें हुआ क्या कि एक लाइट रे आया, यहाँ पे ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये मान लेते हैं नॉर्मल प्लेन सरफेस फर्स्ट पे, ये नॉर्मल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये नॉर्मल फर्स्ट है, वो है। तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर क्या होगा, ये जाएगा ऐसे। बेटा यहाँ पे एक मिनट रुकते हैं, ये एंगल को मैंने अभी बोला था R1 लिख लिया है, ये R1 जैसा ही लग तो रहा है, पर R1 इसको अच्छे से मान देता हूँ, ये है बेटा R1। अब देखना बेटा जरा ध्यान से, अगर ये प्लेन सरफेस फर्स्ट ना रहता, प्लेन सरफेस फर्स्ट ये है, प्लेन सरफेस फर्स्ट ये, अगर ये ना रहता तो लाइट रे कैसे जाता, जैसे इंसिडेंट हुआ है ऐसे जाता। बताओ बेटा सब लोग एग्री हैं? पर गया कैसे भाई, गया येलो कलर के लाइट रे में, इसका मतलब अपने नेचुरल पाथ से ऐसे घूम गया, तो इसको मैं क्या कहूँगा भाई, डेविएशन। यस सर। तो मैं कहूँगा कि प्लेन सरफेस फर्स्ट ने जो लाइट को रिफ्लेक्ट करा है उसमें उसने उसको डेविएट कर दिया है डेल्टा 1 से क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो प्लेन सरफेस सेकंड पे आते हैं, प्लेन सरफेस सेकंड पे। अब भाई प्लेन सरफेस सेकंड में मैंने ये नॉर्मल खींचा, ये है नॉर्मल, इसको मैंने N2 कह दिया। अब देखो लाइट रे कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे बाहर आएगी। अब देखना बेटा अगर प्लेन सरफेस सेकंड ना होता, प्लेन सरफेस सेकंड ना होता तो लाइट कैसे जाती, ऐसे ऐसे जाती बेटा, और अल्टीमेटली गई कैसे, ये जो आपको दिख रहा है येलो कलर का, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डेविएशन हो गया डेल्टा। बताओ बेटा सही है? अब एज अ होल देखो जरा आप, एज अ होल देखो, आपका लाइट अगर ये प्रिज्म ही ना होता तो कैसे जाती, क्या आपको लगता है कि ऐसे जाती, प्रिज्म ना होता तो लाइट ऐसे जाती ना? यस सर। अब प्रिज्म है तो गई कैसे, ऐसे, सही है भाई? हाँ हाँ तो जल्दी बोलो जिससे कि मैं आगे बढ़ूं, सही है? यस अब देखो यस सर। हाँ सर। ये वाला है ओरिजिनल पाथ, ये वाला है एक्चुअल पाथ, तो ये क्या नहीं लगता टोटल डेविएशन हो गया। यस सर। इसी को मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि भाई देखो
जाना था ये मर्जेंडा कलर में, गए हैं येलो कलर में, तो ये हो गया डेविएशन, ये डेविएशन टोटल। अब ये जो डेल्टा डेविएशन है, डेल्टा 1 डेल्टा 2, इसमें अंतर क्या है? डेल्टा 1 है प्लेन सरफेस 1 के रिफ्रैक्शन के कारण डेविएशन, डेल्टा 2 है प्लेन सरफेस सेकंड के रिफ्रैक्शन के कारण डेविएशन। लेकिन जो डेल्टा है ये वो डेविएशन है जो प्रिज्म के कारण है, जिसमें दोनों सरफेस आ जाते हैं। तो इस डेल्टा को मैं क्या कहूँगा? इस डेल्टा को मैं कहूँगा टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन। सही बेटा? तो आपका जो प्रिज्म है वो अगर ऐसे ट्रायंगुलर शेप का हुआ तो क्या आपको लगता है जो इंसिडेंट लाइट रे होगा वो फाइनली जब रिफ्लेक्ट होगा तो क्या बेस की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा? ये नीचे वाला बेस है, हमारी जो लाइट रे अल्टीमेटली घूम के आई है जो फाइनल वाली है, फाइनल मतलब ये जो एकदम इमर्ज आउट हुई बाहर, ये किसकी तरफ घूमी है? बेस की तरफ। अगर ये उल्टी घूमती तो हम कहते बेस के अपोजिट, पर ऐसे नहीं गई, ये गई नीचे की तरीके से, यानी किसकी तरफ घूम जाती है लाइट रे? बेस की तरफ। बताओ बेटा, सब लोग एग्री हैं? यस सर। अब बेटा हम डेविएशन सॉल्व करते हैं, जरा डेविएशन को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले डेल्टा 1 में सॉल्व करता हूँ। तो बेटा क्या ये सबको समझ में आ गया कि ये एंगल आई है ग्रीन वाला, यस सर। और आपको R1 तो दिख ही रहा है, तो क्या मैं डेल्टा 1 अगर लिखना हो तो ऐसे लिखूंगा, जो डेल्टा 1 होगा दैट विल बी I माइनस R1। बताओ। यस सर। अच्छा, यस सर। ये एंगल को मैं जरा लिख लूँ। ये एंगल को मैंने इससे पहले भी R2 कहा था, अभी भी R2 कह लेते हैं। और अब देखिएगा, हमेशा जो एंगल होता है, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, वो हमेशा किसके बीच में बनता है? जो लाइट रे होती है और जो नॉर्मल होता है उसके बीच में ना, उसको ध्यान रखिए। अब N2 को जरा ध्यान से देखिए, इसका कलर में चेंज करता है। ये N2 जो दिख रहा है उससे आपका जो फाइनल इमर्जेंट लाइट रे है वो कितना एंगल बनाएगा? वो बनाएगा मान लो E। तो आपको ये सब एंगल दिख रहे हैं। अब देखो दूसरे केस में जब मैं डेल्टा 2 बताऊंगा तो क्या होगा? तो देखो आप, ये मैंने येलो को आगे बढ़ाया, R2 को आगे बढ़ाया, तो बेटा ये देखिए जरा, ये जो मजेंडा वाला है N2 वाला वो ये लाइन है, और जो येलो को आगे बढ़ाएंगे वो ग्रीन वाला लाइन। तो ये वाला एंगल क्या हुआ? R2। बताओ बेटा। तो डेल्टा 2, हाँ, जब डेल्टा 2 बताऊंगा तो वो क्या हो जाएगा? E माइनस R2। बताओ, सही है? यस। अब बात करते हैं टोटल डेविएशन की। लिखते हैं टोटल डेविएशन दैट इज डेल्टा। वो कितना हो जाएगा बेटा? जरा ध्यान से देखना आप इस बात को। ये जो टोटल डेविएशन है वो देखो कैसे आया। वो आया दिस डेल्टा 1 दिस डेल्टा 2। अब अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो हमको डेल्टा मिल जाएगा। तो क्या डेल्टा आपको दिख रहा है? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 का सम है। देखिए बेटा, ये मैंने मोटी लाइन जो खींची है उसमें देखें, ये है डेल्टा 1, ये है डेल्टा 2, ऐड कर दिया तो डेल्टा मिल गया। बताओ, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो टोटल डेविएशन क्या हुआ? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब डेल्टा 1 निकाल लिया, डेल्टा 2 निकाल लिया, तो ये हुआ I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। बताओ बेटा, सही है? यस सर। अब हमको ये R1 प्लस R2 जरा समझना है, वो जरा देखेंगे बेटा। अब जाहिर सी बात इसी ट्रायंगल में देखना है। अब देखिए बेटा जरा ध्यान से, मुझको ये ट्रायंगल दिखाना है, इस पे आप ध्यान लगाइएगा। ये ट्रायंगल, इतना ट्रायंगल का पार्ट बेटा सबको दिख रहा है? यस इसी सर। ट्रायंगल पे आप ध्यान लगाइएगा। जाहिर सी बात है इसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 180। सही है? हाँ, अब देखना जरा क्या क्या है ये वैल्यू। देखो सबसे पहले ये है एंगल ऑफ प्रिज्म A। सही है? अब ध्यान देना इस बात का, चूंकि ये वाला एंगल है 90 नॉर्मल से, ये वाला एंगल है 90 और इतना एंगल है R1, तो क्या हम इतना बता सकते हैं 90 माइनस R1? देखिए जरा मैं किस एंगल को कह रहा हूँ। ये एंगल, मैंने कलर चेंज, ये एंगल तो है 90, ये एंगल है 90। सही है? और ये एंगल है R1, तो इतना एंगल कितना हुआ? 90 माइनस R1। सिमिलरली ये एंगल कितना हुआ? 90 माइनस R2। देखो बेटा, ये इतना है 90, इतना है R2, तो जो बचा 90 माइनस R2। सही है? तो अब इंटीरियर एंगल 3 हमें निकालना है, वो मैं यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है
बाई इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। एंगल क्या क्या है, ये है ए, दूसरा है 90 माइनस R1 और तीसरा है 90 माइनस R2। ये कितना हो गया बेटा 180 ना। तो देखो 90 90 और ये 180 चला गया, तो क्या हो गया A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो भाई सही है, ये सबको समझ में आ गया। अब इसको कुछ मैं नंबर देता हूँ, इक्वेशन नंबर, इसको बोलता हूँ 3, इसको बोलता हूँ 4, और इससे पहले के जो छोटे छोटे से हैं उनको बोल देता हूँ 1 और 2, इससे अच्छा लगे बस। अब बेटा देखो 1 और 2 का यूज करके 3 हमने पहले ही बना लिया है। अब देखो टोटल डेविएशन क्या हो गया, टोटल डेविएशन जो हो गया दैट विल बी I प्लस E माइनस ये R1 प्लस R2 बेटा आपको दिख ही रहा होगा, और R1 प्लस R2 यहाँ पे क्या आ गया A। बस हमने इसको कॉपी कर लिया। याद रहेगा आपको कि भाई ये भी एक फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो यहाँ तक बेटा आ गया डेविएशन। इसमें आप देखेंगे ना जो ये प्रिज्म वाला कंसेप्ट है, इसमें आपको थ्योरी जैसा ज़्यादा दिखेगा, क्वेश्चन जैसे कम ही दिखेंगे, फिर भी हमको पढ़ना तो है ही। डेल्टा आपको समझ में आ गया बेटा, ये होगा टोटल डेविएशन, किसके बराबर हुआ I प्लस C माइनस A। सही है। आज इसमें देखिए एक बात का और ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन नंबर अगर 4 आप देखें, इक्वेशन नंबर 4 अगर आप देखें तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हम यूज आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में करते हैं। बताओ बेटा यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब बेटा ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, ये इसको हम फर्दर अगर प्रोसीड करें तो यहीं से हमको दो बातें मालूम चलेंगी। एक तो हमको डेविएशन को मैक्सिमम करना होगा, और दूसरा हमको डेविएशन को मिनिमम करना पड़ेगा। तो डेविएशन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करें तो जरा एक बार देख लेते हैं कि डेविएशन डेल्टा, ये आप देख रहे बेटा, ये जो डेविएशन है इतना है डेल्टा, ये इतना डेल्टा है, और जैसे से हम आई चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है डेविएशन चेंज होगा। कहेंगे कैसे? क्योंकि जब आई चेंज होगा तो जाहिर सी बात है R1 चेंज होगा, और आई चेंज होगा तो R1 के साथ साथ R2 भी चेंज होगा, R2 चेंज होगा तो E भी चेंज होगा। तो सोचो अगर आई आप चेंज करोगे तो आई तो चेंज होगा ही होगा, साथ साथ E भी चेंज होगा। किसी भी प्रिज्म के लिए A कांस्टेंट होता है, तो मिला जुला के जो डेविएशन होगा दैट इज डेल्टा, वो किस पे डिपेंड करेगा? आई पे, ई पे भी आप उसको कह सकते हो, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। तो आई चेंज होगा तो ई चेंज होगा, तो मैं आई को ही बोल लेता हूँ कि भाई ई को भी चेंज करने वाला फैक्टर है। तो आई पे डिपेंड करता है हमारा डेल्टा, और अगर मैं आई को चेंज करूंगा तो मेरा डेल्टा चेंज हो जाएगा। अब बेटा हम मैक्सिमम या मिनिमम की बात करें, उसके लिए जरा हम देख लेते हैं ग्राफ जो डेल्टा और आई के बीच में खींचा जाता है। तो मैं हेडिंग लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट है। और ये मैं कैसे खींच पाता हूँ, ये एक्सपेरिमेंटली खींचा जाता है। मतलब हम ये इक्वेशन 5 के यूज से नहीं खींच सकते, क्योंकि अब देखो वेरिएशन यहाँ पे कईयों का है। अब देखो यहाँ पे आई भी वेरी करेगा, ई भी वेरी करेगा, और अलग अलग जो हमारा प्रिज्म होगा उसमें ए भी वेरी करेगा, तो सभी तो वेरिएबल है। तो अगर आप एक प्रिज्म की भी बात कर ले तो प्रिज्म में आई और ई दो वेरिएबल होंगे, और डेल्टा तीसरा वेरिएबल। तो तीन वेरिएबल के बीच में कभी भी हम आसानी से ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाते। उसके लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। वो अपना एक्सपेरिमेंट करे हैं, और करने के बाद बेटा एक ग्राफ खींचा गया है। तो वो ग्राफ मैं आपके सामने बना देता हूँ। ग्राफ कुछ ऐसा है कि मान लो कि एक तरफ तो मैं डेविएशन दिखा दूँ, वाई एक्सिस पे डेविएशन, और एक तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखा दूँ। सही बेटा, आई स्टैंड फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेल्टा स्टैंड फॉर टोटल डेविएशन। बेटा इसमें ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये ग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ किसको लेके है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन को लेके है ये ग्राफ। अब इस ग्राफ में आप जरा देखें, आपको बेटा क्या लगता है ये जो लाइन मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या इससे बड़ा कहीं आपको डेल्टा दिख रहा है? नहीं। असल बेटा ये मैक्सिमम डेविएशन की कहानी है। और बेटा अगर मिनिमम डेविएशन को कोई कहे तो आप देखो यहाँ पे डेविएशन मिनिमम, ये डेविएशन क्या है? मिनिमम। आपको दिख पा रहे बेटा?
अब Yes, ये जो मिनिमम डेविएशन वाली कहानी है उसकी जब मैं बात करता हूँ तो क्या मालूम चलता है कि ये मिनिमम डेविएशन तब होता है जब आई और ई बराबर होते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट से हमको मालूम है। जब आई और ई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और फाइनल एंगल ऑफ इमर्जेंस जब बराबर हो जाते हैं तो जो डेविएशन प्रोड्यूस होता है, तो जो प्रिज्म डेविएशन क्रिएट करता है वो क्या करता है, मिनिमम। और जरा मैक्सिमम की कहानी लीजिए बेटा, ये है मैक्सिमम की कहानी। इसमें आप देखो कि जब आई बढ़ रहा होगा तो यहाँ पे आई सबसे कम होगा और यहाँ पे आई सबसे ज्यादा होगा। देख रहे बेटा, आई बढ़ रहा है, एक्स एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आई बढ़ रहा है, तो यहाँ पे मिनिमम होगा पहले पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। बेटा ये जो एंगल आई है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री। क्रॉस चेक कर लेते हैं बेटा, जरा देखना ध्यान से। हमारा ये जो लाइट रे है, ये वाला लाइट रे अभी आई एंगल पे इंसिडेंस हुआ। अब हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, तो देखो N2 से एंगल अगर आई को और में बढ़ाया तो ऐसे इंसिडेंट हो जाएगा, और बढ़ाया तो ऐसे इंसिडेंट हो जाएगा। बढ़ाते बढ़ाते जब मैं ऐसे पहुंचूंगा, जब ये नॉर्मल होगा तो इससे ज़्यादा क्या मैं बढ़ा सकता हूँ, नहीं, क्योंकि जैसे मैंने इससे बढ़ा के ऐसे करा तो भाई अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बदल जाएंगे। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, अब ऐसे लाइट रे जाने लगेगी। तो हमारे लिए जो आई है वो बढ़ते बढ़ते कितना हो सकता है, आई बढ़ते बढ़ते ऐसे कंडीशन में मैक्सिमम हो सकता है 90। देखो ऐसे जा सकता है, थोड़ा बढ़ेगा तो ऐसे जाएगा और बढ़ेगा तो ऐसे जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा मैक्सिमम हुआ तो ऐसे ही जा सकता है और ये एंगल हो जाएगा 90। तो आई और ई दोनों के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है एंगल की, 90 डिग्री। तो सोचो यहाँ पे आई जब मैक्सिमम होगा तो कितना हो जाएगा, 90। मैं आपको ये बताऊंगा आगे आगे क्या, अभी हम देख भी सकते हो कि जब आई और ई में हम रिलेशन देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनवर्स का रिलेशन होता है। तो सोचो जब आई मिनिमम होगा तो ये वही कहानी होगी जब ई क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा। तो ई मैक्सिमम कितना होगा, 90 डिग्री। और यहाँ पे जब आई मैक्सिमम होगा तो ये वही कहानी होगी जब ई क्या होगा, मिनिमम होगा। तो बेटा हमको ये कहानियां बस याद रख लेनी है। कहानियां कौन कौन सी याद रखनी है, हमको कहानी याद रखनी हो कि भाई किस कंडीशन में, ग्राफ से हमको मान चल जाता है कि किस कंडीशन में हमारा जो डेविएशन होता है वो मिनिमम होता है और किस कंडीशन में मैक्सिमम होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, दो बातें हैं। अगर आपको मैक्सिमम करना है तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आई मिनिमम हो या तो आई मैक्सिमम हो। मैंने आपको साथ साथ बताया कि आई और ई में इनवर्स का रिलेशन होता है, तो जब आई मिनिमम होता है तो अपने आप याद हो जाएगा कि ई मैक्सिमम होगा, और जब आई मैक्सिमम होगा तो अपने आप ई मिनिमम होगा। आई हो चाहे ई हो, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 90 होती है। तो सबसे पहले डेविएशन के मैक्सिमम की कहानी अगर कोई पूछे तो दो हुआ, क्या क्या, आई मिनिमम होना और आई मैक्सिमम होना। या अगर ई के टर्म में बात करो तो ई मैक्सिमम होना या ई मिनिमम होना। तो एक कहानी तो ये हुआ मैक्सिमम के केस में, और मिनिमम के केस में भाई एक ही कहानी कि जब आई और ई क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बताओ बेटा ये कहानी समझ में आ गई, ये ग्राफ समझ में आ गया सबको? यस सर। हमारे पास टाइम तो है ना बेटा, टाइम तो है 10 मिनट से ज्यादा। हो गया सर। कहाँ हो गया, है सर। अभी है। तो बेटा अभी मिनिमम डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हम यहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन तो देख ही सकते हैं। तो याद है हमने अभी डेविएशन देखा था, डेविएशन का मेन फॉर्मूला क्या था, डेविएशन का मेन फॉर्मूला था आई प्लस ई माइनस ए। याद है बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 5, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखा था। अब हम अगर डेल्टा को मैक्सिमम कर दें तो क्या हो जाएगा, दो कहानियां हैं, या तो आई मिनिमम होगा ना, आई के जगह पे आई मिनिमम आ जाएगा, लेकिन ई के जगह पे क्या आ जाएगा भाई, ई के जगह पे आ जाएगा आई मैक्सिमम, दैट इज 90। समझ में आया ना, मैंने आई को मिनिमम लिखा तो देखो मिनिमम के केस में ई क्या है, मैक्सिमम, दैट इज 90। तो आई मिनिमम प्लस 90 माइनस ए, या तो आप ये कह लो या दूसरा आप ये कह सकते हो, भाई दूसरा भी तो है, आई जब मैक्सिमम हो तो ई क्या हो जाएगा भाई, हाँ मैक्सिमम होगा तो 90 रख लेंगे, रख ही देता हूँ भाई। मैक्सिमम जब कहीं दिया इतना आपने, तो मैक्सिमम में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम में 90 हो जाएगा, तो उस केस में ई क्या होगा भाई, मिनिमम, और ये हो जाएगा माइनस। तो ये तो हो गया बेटा डेविएशन की कहानी जो मैक्सिमम वाली, इसमें कुछ खास नहीं है। इक्वेशन नंबर 5 जो हमको याद है उसी का यूज करके हमने ये फॉर्मूला बना लिया। बताओ बेटा ये सबको समझ में आ गया कि डेविएशन जो मैक्सिमम है उसका फॉर्मूला कैसे बनाया इन्होंने, सब एक्सपेरिमेंट्स मिला हुआ फॉर्मूला है, सही है। यस सर। अब बेटा बात करते हैं
मिनिमम डेविएशन। अभी जो मिनिमम डेविएशन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बेटा 10 मिनट बचा है, इसमें अगर हो गया तो अच्छा, नहीं तो फिर हम वहीं से रुक जाएंगे, कल के दिन वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं बेटा नई हेडिंग डाल के मिनिमम डेविएशन, ये इम्पॉर्टेंट है। मिनिमम डेविएशन। तो बेटा अभी याद है कंडीशन क्या है मिनिमम डेविएशन का? कंडीशन ये है कि आई और ई क्या होंगे, बराबर। सही बेटा? यस सर। अच्छा, आपको याद है मैंने अभी कहा था कि आई और ई प्रोपोर्शनल होते हैं, कहा था ना? सर इन्वर्सली बोला था शायद। हाँ, इन्वर्सली है, सही, एकदम मतलब एक्टिव है आप लोग। इन्वर्सली बोला था मैंने। चलो देखो जरा, ये मैंने कैसे बोला, जरा बहुत जल्दी से आप देख लो। मैंने इसलिए उसको बोला कि देखना जरा, अगर इंसिडेंस ऐसे आएगा, मान लो ये इंसिडेंस है, ये नॉर्मल होगा, लाइट आगे बढ़ेगी, ये आया, फिर नॉर्मल दूसरे सरफेस पे आया ये, और फाइनल ये इमर्जेंट हुआ ऐसे। सही बेटा? अब एंगल की बात कर लेते हैं। ये एंगल है आई, ये एंगल है R1, ये एंगल है R2, और ये एंगल है, ये एंगल है ये। अब बेटा ये जो प्रिज्म है उसके मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने म्यू मान लिया, और बाकी आसपास कौन है, एयर तो है ही, आप देख ही पा रहे हैं। अब बेटा ये जो प्लेन सरफेस फर्स्ट है और प्लेन सरफेस सेकंड है, आपको दिख रहा होगा, इस पे मैं क्या करता हूँ, स्नेल्स लॉ लगाता हूँ। लिखते हैं बाई स्नेल्स लॉ ऑन प्लेन सरफेस फर्स्ट, लगाते बेटा। तो क्या ये हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन R1। बताओ बेटा, सही है? यस सर। अच्छा, अब बेटा याद है हम जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखे थे, दैट वाज R1 प्लस R2 इक्वल टू A। सही है? यस सर। और लिखा हमने ऑन प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेकंड। इस पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो देखो क्या हो जाएगा, म्यू साइन R2, देखा बेटा, म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन E। बताओ बेटा, सही है? सही है? यस सर। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, मैं कैसे क्यों कहा था कि प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जरा देखिए, मैंने क्या करा, मैंने आई को बढ़ाया। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 पे ध्यान दें, अगर आई बढ़ेगा तो R1 बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल है। बढ़िया। अब जरा इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखना, R1 और R2 का सम कांस्टेंट है, A के बराबर। तो अगर R1 बढ़ा, R2 क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, घटेगा ना भाई। देखो R1 प्लस R2 अगर कांस्टेंट होना है तो अगर आपने R1 को बढ़ाया तो R2 को तो कम ही मौका मिल पाएगा ना बढ़ने का, तो वो तो कम हो जाएगा। जैसे R1 है मान लो 5 डिग्री, R2 है 10 डिग्री, तो 10 और 5 हो जाएगा 15 हो जाएगा A। तो अगर R1 जो है वो 5 से अगर 6 हुआ तो R2 को घट के 10 से 9 होना पड़ेगा ना। तो अगर R1 बढ़ेगा तो R2 को घटना पड़ेगा। बताओ बेटा, ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2 से? यस अब सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें, क्या R2 और E प्रोपोर्शनल है? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 कहता है Yes, R2 sir. और यस R2 सर। और E प्रोपोर्शनल। जब R2 घटेगा तो E क्या होगा, घट जाएगा। बढ़ेगा। अब जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, क्या इन्वर्स Yes, sir. इन्वर्स रिलेशन है? यस आई Yes, sir. आई बढ़ा तो E घटा, तो I और E में अगर आप मतलब ऐसे कोई प्रोपोर्शन सा रिलेशन नहीं है, पर अगर आप रिलेशन देखना चाहें तो इन्वर्स का ऐसा आपको रिलेशन दिखेगा। तो यहाँ पे आप बड़े आराम से बता पाएंगे भी कौन बड़ा कौन छोटा है, तो आप उससे जो है आराम से बता पाएंगे कौन बड़ा कौन छोटा है। अब बेटा ये समझ आ गया सबको? अब देखना जरा, यस सर। अब जरा देखना, ये मैंने यहाँ पे क्यों बताया, इससे दो फायदे हो गए। पहला, अगर I और E बराबर है तो जरा ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 को जरा ध्यान से देखो। इक्वेशन 1 में साइन I और इक्वेशन 3 में जो है साइन E, अगर ये दोनों बराबर है,
ये और ये बराबर है, तो क्या आपको नहीं लगता है इक्वेशन नंबर 1 का ये टर्म और इक्वेशन नंबर 2 का ये टर्म बराबर हो जाएगा? यस Yes, सर इसका मतलब क्या, ये मैं मान लूं कि R1 R2 बराबर हो जाएगा। yes, हाँ, तो बेटा कंडीशन हमने शुरू कहाँ से करी थी? मिनिमम डेविएशन का कंडीशन तब आया था जब आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस, दोनों बराबर थे। और यही हमको ये बताएगा कि भाई R1 और R2 भी इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे? बराबर। किससे बताया? बाई यूजिंग इक्वेशन 1, Snell law. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। बताओ सही बेटा? यस सर अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने ये जो रिलेशन लिखा था ना R1 प्लस R2 इक्वल टू A, अब चूंकि इसमें R1 R2 बराबर है तो मैं क्या करता हूँ, R1 को भी R लिख लेता हूँ और R2 को भी R लिख लेता हूँ, क्योंकि बराबर है तो ये A हो जाएगा। तो बेटा R क्या लगता है? A/2 हो जाएगा। यस सर सर अब बेटा हम बात यहाँ पे ये कर लेते हैं डेविएशन की। बेटा जब याद है ना, जब I और E बराबर थे, I और E जब बराबर थे, उस केस में जो डेविएशन था वो मैक्सिमम था या मिनिमम? मिनिमम अच्छा, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला, minimum, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला, डेविएशन का फॉर्मूला ये हमने पढ़ा था I प्लस E माइनस ए, याद है बेटा? यस यस अगर यहाँ से मैं मिनिमम डेविएशन को लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा I और E बराबर है, I को तो I छोड़ देता हूँ, E भी चूंकि I है तो इसको I लिख लेता हूँ माइनस ए। तो क्या हम ये लिख सकते हैं बेटा इस केस में? बताओ, 2i माइनस है ना? यहाँ से मैं बेटा I सॉल्व कर लेता हूँ, Yes. तो 2I क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा मिनिमम प्लस ए। मिनिमम I क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा मिनिमम डेल्टा मिनिमम प्लस प्लस A/2। प्लस ए बाई बताओ सही बेटा? यस अब ये जो पहला जो हमारा इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन, उसी का यूज करता हूँ, लिखता हूँ बाई इक्वेशन फर्स्ट। वो क्या है बेटा? वो है साइन आई इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन आर। साइन R1 है वैसे ना, साइन R1 है ना, तो R1 हमने R मान लिया है, सही बेटा? अच्छा, कोई अभी आने की कोशिश कर रहे हैं? बेटा 1 मिनट रह गया, आप जल्दी से देख लो। बेटा मैं यहाँ से क्या करता हूँ, I और R की वैल्यू रख लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? पहले तो म्यू ये हो जाएगा क्या? साइन I बाई साइन R। ओके करो बेटा, सही है? बस मैं सबकी वैल्यू लिख लेता हूँ। yes, तो म्यू क्या हो जाएगा? साइन I है क्वेश्चन नंबर 5 से डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 डिवाइडेड बाई साइन R, और R बेटा हमने कहाँ लिखा है लास्ट में? ये R है A/2, है ना भाई? R देख रहे हैं आप इक्वेशन नंबर 4 में, R इज इक्वल टू A/2। ये बेटा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप फॉर्मूले की तरीके से याद रखिएगा। बेटा ये रिलेशन सबको समझ में आया कि मैंने इसमें क्या किया? यस यस सर सर पहले तो मैंने मिनिमम डेविएशन भी दिखाया, देखिए मिनिमम डेविएशन आपको ये दिखने लगा, ये डेल्टा मिनिमम। आप इस टर्म में निकालना चाहें तो ये टर्म भी आपको दिख रहा होगा, और बाकी मैंने म्यू का डेल्टा मिनिमम से रिलेशन दिखा दिया। बेटा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप ये याद रखेंगे, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। डिस्पर्जन में आपको पढ़ाऊंगा और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म आपको पढ़ाऊंगा। तो ये हमारा प्रिज्म का टॉपिक कल जो है खत्म हो चुका होगा, ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना ही, और बाकी फिर मिलते हैं अगले दिन, तो बातें करते हैं, ठीक है?